हिस्ट्री आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम अर्थशास्त्र से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है? तो आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य उन सभी मानवीय गतिविधियों से है। कैसी गतिविधि? मानवीय गतिविधि, जिनके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन या वितरण किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। और आर्थिक गतिविधि में हम क्या करते हैं? तो उत्पादन और वितरण करते हैं। और ये जो आर्थिक गतिविधि होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो किसी भी आर्थिक गतिविधि को क्रियान्वित करने का उद्देश्य आय का अर्जन करना होता है, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है? आय का अर्जन। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य मुनाफा या आय का अर्जन करना है, लेकिन हानि की संभावना खारिज नहीं की जा सकती। यानी कि उद्देश्य तो है कि लाभ मिले, लेकिन हानि भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करके कोई वस्तु बनाई और 120 में बेचने के उद्देश्य से हमने आर्थिक गतिविधि शुरू की। अब मान लीजिए कि वो वस्तु 80 रुपये में बिक जाती है, तो हुआ तो हमें हानि, लेकिन उद्देश्य तो हमारा आर्थिक लाभ था, तो इसीलिए वह भी आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित होगा। किसी दिए गए स्थान पर संचालित हो रही विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को सामूहिक प्रणाली या व्यवस्था को उस स्थान की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या हो रही हैं? आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। और ये सारी आर्थिक गतिविधि जो है जो चल रही हैं, उन सभी का क्या किया जाएगा? जो सम्मिलित है जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर चल रही जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन क्या कहलाएगा? ये अर्थव्यवस्था कहलाएगा, यानी कि सामूहिक अध्ययन। किसी स्थान विशेष की अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और अगर मान लीजिए किसी स्थान विशेष की अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो इसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे करेंगे? तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करके। अब है माइक्रो और मैक्रो। चलिए माइक्रो और मैक्रो को समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसी एक विशेष आर्थिक गतिविधि का अध्ययन, यानी इन सभी में से सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे व्यष्टि अर्थव्यवस्था। लेकिन जब भी हम सभी सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे, किसी सेक्टर का अध्ययन करेंगे, तो वो आ जाएगा समष्टि में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी में। आर्थिक गतिविधि के समूह का सामूहिक अध्ययन मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। अर्थशास्त्र की शब्दावली में आर्थिक गतिविधियों के समूह को अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। ये जो आर्थिक गतिविधियों का पूरा समूह है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ठीक है। अब अगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रही आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण करें तो कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों में उत्पादित हो रहे उत्पादों की प्रकृति एवं उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर सभी आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 क्षेत्रों में तो बांटा गया है, पर किस आधार पर? तो आर्थिक गतिविधि में उत्पादित हो रहे उत्पादों की प्रकृति और उत्पादन की प्रक्रिया, जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी है और उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, इस आधार पर हम क्या करते हैं? 3 क्षेत्र में बांटते हैं। पहला जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से दोहन या प्रयोग करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? वाणिज्यिक उत्पादन। यहाँ पे केवल उत्पादन नहीं लिखा हुआ है, वाणिज्यिक उत्पादन। इसका अर्थ ये है कि इसका जो उत्पादन हो रहा है वो आर्थिक उद्देश्य से किया जा रहा है या आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है, इसीलिए यहाँ पे वाणिज्यिक शब्द का प्रयोग है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से दोहन, किसका? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं या और करते हुए हम क्या करते हैं? वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन सामान्य तौर पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जिस भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है वह क्या होते हैं? सामान्यतः प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे कि खनिज तत्व, कच्चा तेल, कोयला, कृषि इत्यादि एक्सेप्शन हो सकते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख लक्षण क्या है? जो भी आर्थिक गतिविधि प्राकृतिक क्षेत्र के होंगे उनमें कुछ लक्षण सामान्यतः दिखाई देती है, जैसे कि ये प्राकृतिक घटनाओं पर अत्यधिक निर्भर होंगे, उत्पादन की गति इनमें धीमी होगी, सीमित निवेश की क्षमता और निम्न कौशल का प्रयोग होता है इसमें। मैंने ये नहीं कहा कि उच्च कौशल का प्रयोग नहीं होगा, तो निम्न कौशल से भी किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास उच्च कौशल है वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है। करके उत्पादन किए जाने की संभावना। अब है अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। कह रहे इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रकार के आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। ठीक है,
कौन कौन से आर्थिक गतिविधियाँ? तो विनिर्माण कार्य, निर्माण कार्य और लोक उपयोगिता आपूर्ति। अभी जो द्वितीयक क्षेत्र है इसके अंतर्गत पहला आता है विनिर्माण कार्य, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि हम जो भी कृत्रिम या मानव निर्मित वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन करते हैं वो विनिर्माण में आ जाएगा। निर्माण कार्य जैसे कि हम किसी भवन को बना रहे, बिल्डिंग को बना रहे हैं, निर्माण कार्य के अंतर्गत आएगा। लोक उपयोगिता यानी लोगों के उपयोग के लिए आपूर्ति, जैसे कि जल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति और विद्युत की आपूर्ति के लिए जो भी आएगा वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे नोट है कि वस्तुओं के संदर्भ में उनके उत्पादन एवं वितरण कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर पाना संभव है, क्योंकि उत्पादन हो जाने के पश्चात वितरण का कार्य शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का, कृषि के क्षेत्र में ही किसी भी वस्तु का पहले हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन के बाद न उसे बेचेंगे, तो वितरण उत्पादन के हमेशा बाद होता है, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। लेकिन सेवा के क्षेत्र में क्या होता है? उत्पादन के साथ साथ वितरण होता है। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? उत्पादन के पश्चात वितरण होता है। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन का क्षेत्र माना जाता है। अब देखिए, ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार का जो सृजन होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में अभी व्यापक स्तर पर माना जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है जहां किसी सेवा का उत्पादन या वितरण किया जाता है। किसका? सेवा का। दूसरे शब्दों में सेवाओं की आपूर्ति आधारित आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे सेवाओं की आपूर्ति के लिए आर्थिक गतिविधियां हो, उसे क्या कहेंगे? हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहेंगे। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, निजी शैक्षणिक संस्थान इत्यादि, ये सभी सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र तकनीकी एवं उच्च कौशल आधारित क्षेत्र माना जाता है। इसमें हमें तकनीकी की आवश्यकता होती है, उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत कम से कम लोग मिलकर उच्च कौशल एवं उच्च स्तर की तकनीकों का प्रयोग करके अत्यधिक मूल्य और वाणिज्यिक उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कम से कम लोग का प्रयोग होता है और अधिक कौशल होता है, जिससे क्या होता है? अधिक से अधिक मूल्य का वाणिज्यिक उत्पादन होता है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि हमने मान लिया कि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि वानिकी आ गया, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण या लोक उपयोगिता की वस्तु जो भी है उसको बनाना। सेवा क्षेत्र में बहुत सारा हमने देखा, जैसे कि बैंकिंग का सेक्टर। सेवा क्षेत्र में क्या होता है ना, एक और क्षेत्र होता है जिसको हमने इस कर्व लाइन से डिनोट किया है, उसे कहते हैं हम लोग वित्तीय सेवा, वित्तीय संस्था। जहाँ पे क्या होता है? वित्तीय संस्था क्या होती है? जहाँ पे वित्तीय सेवाओं का उत्पादन होता है, और इसे वित्तीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में इस कर्व लाइन को छोड़ करके बाकी सारा जो भी ब्लू से लाइनिंग की गई है, ये सारे क्षेत्र मिलकर के वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी कि रियल इकोनॉमी कहलाती है, यानी कि गैर वित्तीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और सेवा क्षेत्र का गैर वित्तीय क्षेत्र मिलकर के रियल इकोनॉमी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि वित्तीय जो संस्थान होते हैं वो वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। अब वित्तीय सेवा कैसे कोई प्रदान करेगा? धन का प्रबंधन करके, जैसे कि बचत या निवेश करके। ठीक है, हम बैंक में क्या करते हैं? बचत करते हैं, या हम लोग एफडी करते हैं, या किसी चीज़ में हम लोग निवेश करते हैं इसके थ्रू, या ऋण लेना, या बीमा करना, या सब्सिडी, ये सब वित्तीय सेवा में आता है। ठीक है, ये सारे रियल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अब है तृतीय क्षेत्र का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के वित्तीय संस्थान शामिल हो। क्या शामिल हो? वित्तीय संस्थान, उसे वित्तीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वित्तीय संस्थानों के द्वारा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, और ये जो वित्तीय संस्थान होती है वो क्या करती है? तो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं ग्राहकों को। प्रमुख वित्तीय सेवाएं निम्न है: ऋण, धनराशि, निवेश होना, ठीक है, धन प्रबंधन के रूप में बचत करना, सेवा, बीमा, सब्सिडी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब है कि वित्तीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त से संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी वित्तीय अर्थव्यवस्था को छोड़ करके पूरा प्राथमिक क्षेत्र, पूरा द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का गैर वित्तीय अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ मिला करके एक साथ जो है सामूहिक रूप से वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी कि रियल इकोनॉमी कहलाते हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और गैर वित्तीय सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं। अब है यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक टर्म यहाँ पे, केयर इकोनॉमी यानी कि देखभाल अर्थव्यवस्था। ये क्या है? तो उन सभी आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र जिनके अंतर्गत देखभाल सेवा का उत्पादन और वितरण किया जाता है। यानी कि आजकल क्या है, एक इकोनॉमी बड़ी ट्रेंडिंग में आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं केयर इकोनॉमी, केयर टेकर का काम करना। जैसे कि शिशु गृह, जैसे कि जिसके माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं तो वो क्या करते हैं? क्रिच में जाके अपने बच्चों को रख देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? किस तरह की आर्थिक गतिविधि होती है? तो वो केयर करते हैं, बच्चों का बदले में पैसे लेते हैं। जैसे ओल्ड एज, जो भी ओल्ड एज होम है
यहाँ पे वृद्धाश्रम की बात नहीं हो रही है, सेवा के तात्पर्य की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ओल्ड एज होम क्या होते हैं, वो बदले में वो सेवा करते हैं और बदले में कुछ पैसे लेते हैं, जैसे नर्सिंग सेवा। ये सारे जो है वो केयर इकोनॉमी का हिस्सा है, यानी देखभाल अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अब यहाँ पे एक और आता है, उसका नाम है सुविधा अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जिसके द्वारा ग्राहक को कम समय में उसके द्वारा ऑर्डर किए गए किसी वस्तु को पहुंचाने में सेवा प्रदान की जाती है। याद रखना है, व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं, यहाँ पर रैपिडो नहीं आएगा। वस्तु पहुंचती है कम टाइम में, 5 मिनट 10 मिनट में, जैसे कि एग्जाम्पल में ब्लिंकिट। और ये जो सुविधा अर्थव्यवस्था है, इसको हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक घटक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हो गया ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को ज्ञान आधारित हो। क्या कह रहा है, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां अगर कैसी हो तो ज्ञान आधारित हो, तीनों सेक्टर में, उन्हें चतुर्थक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। मतलब कि तीनों सेक्टर में ज्ञान आधारित अगर कोई आर्थिक गतिविधि है तो वो चतुर्थ क्षेत्र का हिस्सा होगा। जैसे कि कृषि संबंधित शोध कार्य, अब कृषि तो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, लेकिन शोध करने के लिए ज्ञान तो ज़रूरी है ना, तो ये चतुर्थ क्षेत्र में आ गया। रोबोट विनिर्माण सेकेंडरी का हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है विनिर्माण, रोबोट को बनाने के लिए रोबोट पे शोध करना होगा, जिसके लिए ज्ञान ज़रूरी है, तो ये भी क्या हो गया, फोर्थ इकोनॉमी का हिस्सा हो गया, फोर्थ सेक्टर का। अब हो गया बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र क्या है, देखिए, यह क्षेत्र उन सभी रोजगार अवसरों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि पंचम क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय, जैसे कि किसी भी संस्था का CEO, MD का पद, ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को भी अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है बाजार की संरचना, और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहीं तक रखते हैं आज, थैंक यू।